अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी में प्रीवियसली हम चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। इसका पहला जो टॉपिक था जिसका नाम था क्रोमोसोम, उसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के ऊपर हमने बात की थी। अब इस चैप्टर के अंदर फर्दर जो 2-3 टॉपिक हैं बड़े बड़े, उनमें सेल साइकिल है। सेल साइकिल के अंदर जो 2 फेजेज़ हैं, एक इंटरफेज़ है और फिर डिवीजन का फेज़ है। एक तरह की डिवीजन है माइटोसिस और एक तरह की डिवीजन है मियोसिस। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उस फेज़ की जिसको हम कहते हैं इंटरफेस। सेल साइकिल का वो फेज़ जिसको हम इंटरफेस का नाम देते हैं, यानी ये वो फेज़ होता है जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करता बल्कि अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो ये जो एम फेज़ है, ये एम फेज़ वो वक्त है कि जिसके अंदर सेल जो है ये अपने आप को डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना छोटा सा फेज़ होता है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, यानी अपना नंबर इंक्रीज़ कर रहा होता है। और उसके अलावा जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा फेज़ जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर सेल डिवाइड नहीं करता अपने आप को बल्कि प्रिपेयर करता है। तो इन दोनों फेजेस को मिलाकर नाम दिया जाता है सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल वो तमाम चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं एक सेल डिवीज़न और दूसरी नेक्स्ट सेल डिवीज़न के दरमियान। 2 सेल डिवीज़न के दरमियान में हमें जो जितने भी हमें सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स देखने को मिलते हैं, वो तमाम सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स जो हैं, वो तमाम चेंजेस जो हैं वो मिलाकर सेल साइकिल कहलाते हैं। तो सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेस जिसको हम नॉन डिवीजन फेज़ भी कहते हैं जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता, और एक होता है एम फेज़ जिसको हम पीरियड ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं जिसमें हमें सेल का नंबर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो सेल है इसके अंदर मल्टीपल चेंजेस आते हैं। इन मल्टीपल चेंजेस के अंदर पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, यानी जिसमें सेल जो है अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है, अपने अंदर की चीज़ें बढ़ाता है। फिर हमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखने को मिलती है और उसके बाद हमें सेल डिवीजन देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। अब डिटेल में अगर हम देखें तो इंटरफेस हमारे पास वो फेज़ है जिसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ कह रहे हैं, यानी इस पीरियड के अंदर सेल जो है वो अपना नंबर इंक्रीज़ नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है? एक तो ग्रो कर रहा है साइज़ के अंदर, दूसरा वो तमाम चीज़ें बना रहा है जो कि उसे सेल डिवीजन के लिए चाहिए, और तीसरा जो डीएनए है उसकी 2 कॉपीज़ बना रहा है, क्योंकि जाहिर है ये एक हमारे पास सेल है, इसके अंदर ये एक डीएनए है। अगर इससे 2 सेल बनने हैं तो दोनों के अंदर एक एक डीएनए जाना है। अब इस डिवीज़न के लिए हमारे पास इस सेल में एक डीएनए नहीं होना चाहिए बल्कि 2 होने चाहिए, ताकि जब डिवीज़न हो तो एक इस तरफ चला जाए और एक इस तरफ चला जाए, तो डीएनए की कॉपी की जाती है। तो ये तमाम काम जो है, ये तमाम काम इंटरफेस के अंदर किए जाते हैं। तो इंटरफेस वो फेज़ है सेल साइकिल का जो कि 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स के दरमियान में है, यानी ये डिवीज़न है, ये डिवीज़न है, ठीक है, ये जो एम फेज़ है ये डिवीज़न है। उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये पूरा फेज़ जो है ये इंटरफेज़ है, और उसके बाद ये दोबारा डिवीज़न आ गई। तो 2 सेल डिवीज़न के दरमियान का जितना भी फेज़ है वो तमाम फेज़ जो है वो कहलाता है इंटरफेज़। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर ग्रोथ होती है, इसके अंदर सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है। बेसिकली सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है किस काम के लिए? एम फेज़ के लिए। इस एग्जाम्पल मैं हमेशा इस तरह से देता हूँ कि जिस तरह आप स्टूडेंट्स हैं, आपके भी 2 फेजेस होते हैं। एक वो फेज़ होता है जिसमें आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि 1 महीना या 1.5 महीना चलता है, बहुत छोटा सा फेज़ होता है। और बाकी वो पीरियड होता है जिसके अंदर ये पूरा साल जो होता है इसके अंदर आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसके लिए? एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये पूरा साल का जो वक्त है जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए इंटरफेज़ है। और वो वक्त जिसके अंदर आप छोटा सा वक्त होता है जिसके अंदर आप जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं, वो एम फेज़ है ना। इंटरफेस जो है इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 सब फेजेस के अंदर या सब स्टेजेस के अंदर। एक को हम कहते हैं G1, एक को हम कहते हैं S और एक को हम कहते हैं G2। बहुत आसान से फेज़ है। बेसिकली इंटरफेस के अंदर जो टोटल काम हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि भाई किस वक्त में कौन सा काम हो रहा था। तो सबसे पहला जो हमारे पास फेज़ है इसको हम कहते हैं G1 फेज़, या इसे गैप 1 फेज़ भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि सेल अभी तैयार होकर आया है। अगर आप गौर करें तो एम फेज़ जो होता है इसके अंदर सेल डिवाइड होता है। अब डिवाइड होने के बाद यहाँ तक एक सेल था और यहाँ पे बने 2 सेल, ठीक है। तो अब ये नया सेल बन के आया है, और नया सेल बन के आने के बाद एंटर हुआ है किसमें? G1 के अंदर। तो जाहिर सी बात है सेल अपने आप को क्या करेगा? ग्रो करेगा। जो नया सेल बना है वो अपना साइज़ जो है या अपने अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें बढ़ाएगा। तो G1 जो है इसके अंदर बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है विच लीड्स टू ग्रोथ। तो सेल जो है वो अपने साइज़ के अंदर ग्रो करता है। इसके अलावा सेल जो है ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो कि उसे डीएनए की कॉपी के लिए चाहिए होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि G1 के बाद जो नेक्स्ट फेज़ है S फेज़, उसके अंदर एक मेन काम होना होता है, दैट इज़ नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये एक डीएनए है, इसकी कॉपी होगी, इसके जैसा एक और डीएनए बनाया जाएगा। अब डीएनए की कॉपी के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली बात तो ये है कि डीएनए बना होता है छोटे छोटे यूनिट से जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जिस तरह आपकी जो दीवार है वो ईंटों से बनी होती है, बिल्कुल इसी तरह डीएनए जो है वो छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है। एक ईंट को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड।
तो अगर आपको एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना है तो आपको बहुत सारी ईंटें चाहिए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो वो जमा किए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी दीवार बनाने के लिए मजदूर चाहिए होता है, तो यहाँ पर भी डीएनए जो है वो बनाने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। तो वो तमाम की तमाम जो है जो चीज़ें आपको डीएनए बनाने के लिए चाहिए वो तमाम सिंथेसाइज कब की जाएंगी? डीएनए बनाने से पहले। तो डीएनए बनाने से पहले जो फेज़ है वो है G1 फेज़। तो G1 फेज़ के अंदर ग्रोथ भी हो रही है, G1 फेज़ के अंदर डीएनए बनाने के लिए तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो एंजाइम्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा डीएनए बेसिस, डीएनए बेसिक यूनिट, डीएनए बेस यूनिट्स वो हैं जिन्हें हमने कहा है न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये जमा किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और फेज़ है हमारे पास जिसे हम G0 कहते हैं। अब ये G0 जो है ये अराउंड G1 के आसपास कहीं पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एक सेल जो है वो अभी अभी डिवाइड होकर आया है, ये एक सेल था, ये डिवाइड हुआ और इससे 2 सेल बन गए। अब ये जो 2 सेल हैं ये ग्रो करना शुरू करेंगे और हो सकता है कि ग्रो करने के बाद ये दोबारा से अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करें, क्योंकि जो मान लें कि अभी बेबी जो है वो डेवलप हो रहा है। जब बेबी डेवलप हो रहा है तो जाहिर है सेल रुक नहीं सकता, क्योंकि सेल को अपना नंबर कंटिन्यूसली क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर ये दोनों सेल जो है ये ग्रो करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे और दोबारा से डिवीजन के लिए तैयार हो जाएंगे और ये काम चलता ही रहेगा। लेकिन मान लें कि एक एडल्ट है, मैं हूँ या आप हैं, हमारे अंदर हर सेल जो है उसको डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ मेन काम करना है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म नहीं हो रहे, हमारे ऑर्गन्स फॉर्म हो चुके हैं, उन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हमारे अंदर जो सेल हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करे। तो एक सेल है जो कि डिवाइड होकर आया, नया सेल बना। अब ये सेल ना सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है, जो भी इसके ज़िम्मे काम है। अगर ये लिवर का सेल है तो जो काम लिवर के ज़िम्मे है वो कर रहा है, अगर ये पेनक्रियास का सेल है तो जो काम इसके ज़िम्मे है वो कर रहा है। तो अब ये सेल जो है ये एक ऐसे फेज़ के अंदर है जिसके अंदर ये डिवीजन के बारे में नहीं सोच रहा। वो फेज़ जो है वो कहलाता है G0 फेज़। तो G0 फेज़ एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके ज़िम्मे जो काम होते हैं वो कर रहा होता है। तो ये G1 के आसपास ही कहीं होता है। G1 से डायरेक्टली जो है कुछ सेल्स जो हैं वो G0 के अंदर चले जाते हैं। तो G0 फेज़ के अंदर सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ये कुछ डेज़ के लिए भी हो सकती है, वीक्स के लिए भी हो सकते हैं, इवन ईयर्स के लिए भी हो सकते हैं। हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं जो इस वक्त G0 फेज़ के अंदर है, यानी वो डिवीजन के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि उनके हिस्से में जो काम है वो काम वो परफॉर्म कर रहे हैं, डिवीजन का वो कोई इरादा नहीं रखते। तो वो तमाम सेल्स जो हैं वो G0 फेज़ के अंदर है। तो कुछ परमानेंटली G0 फेज़ के अंदर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत वक्त के बाद जो है वो दोबारा से फिर एंटर हो जाते हैं G1 के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और फिर से डिवीजन के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये G0 फेज़ जो है ये छोटा सा फेज़ होता है जिसमें सेल एंटर हो सकता है अगर उसका मूड जो है वो डिवीजन के लिए नहीं है। देन फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं S फेज़। S फेज़ के अंदर एक ही बात आपने याद रखनी है, वो है कि रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। तो जितना भी क्रोमोसोम्स है, जितना भी क्रोमैटिन मटीरियल है, उसकी डुप्लीकेशन की जाती है, उसकी कॉपी की जाती है। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसके लिए जो चीज़ें सिंथेसाइज करनी थी वो सारी सिंथेसाइज हो चुकी हैं G1 फेज़ के अंदर। तो अगर आप सेल की हालत देखें तो सेल जो है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल G1 के अंदर जो सेल है वो आपको ऐसा नज़र आएगा कि हर क्रोमोसोम जो है वो आपको सिंगल धागा नज़र आएगा। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, तो इसमें 3 क्रोमोसोम है। जबकि जो S फेज़ है, जब S फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो S फेज़ के कंप्लीट होने के बाद हर क्रोमोसोम आपको ऐसा नज़र आएगा कि उसके 2 धागे होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो डीएनए था वो कॉपी कर दिया गया है और वो कॉपी जो है ये अपने साथ अटैच कर लिया। तो हम इन दोनों कॉपीज़ को क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं क्रोमैटिड्स का। तो पहले क्रोमोसोम इस तरह का नज़र आ रहा था, इसके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल है ये रहा। उसके बाद क्या हुआ? इसकी कॉपी हुई और कॉपी बनाने के बाद उसे अपने साथ ही इसने अटैच कर लिया। तो अब ये क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड हो गया। अब ये क्रोमोसोम जो है इसके 2 धागे हो गए, ये दोनों धागे जो हैं ये कहलाते हैं क्रोमैटिड्स। तो G1 के अंदर अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्रोमोसोम कैसे नज़र आते हैं तो वो है सिंगल नज़र आते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड नज़र आते हैं, सिंगल धागा नज़र आते हैं। लेकिन S फेज़ के बाद जो क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं वो जो है वो डबल नज़र आते हैं। तो ऐसा लग रहा है हमें कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो चुका है, वो डबल हो चुका है। ना G2 फेज़ जो है इसे हम गैप 2 फेज़ भी कहते हैं, इसे प्री माइटोटिक भी कहते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस से पहले वाला फेज़ होता है। अच्छा, इस फेज़ के अंदर अगेन सेल जो है वो ग्रो करता है साइज़ के अंदर। इसके अलावा जो ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर वो रेप्लिकेट करता है। जाहिर सी बात है, एक सेल है हमारे पास, इसने डिवाइड करना है और 2 सेल बनाने, तो ना सिर्फ 2 डीएनए चाहिए आपको, ठीक है, ना सिर्फ आपको डीएनए की 2 कॉपीज़ चाहिए जो एक इसके अंदर जाए, इसके अंदर जाए, बल्कि जो ऑर्गेनल्स हैं, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये तमाम ऑर्गेनल्स भी हैं जो कि इस सेल को भी चाहिए और इस सेल को भी चाहिए। तो वो तमाम ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी कॉपी किए जाते हैं इस गैप 2 फेज़ के अंदर। इसके अलावा वो तमाम एंजाइम्स, वो तमाम चीज़ें जो कि सेल की डिवीज़न के लिए चाहिए, पहले
पहले आपको डीएनए कॉपी करने के लिए चीज़ें चाहिए थी, अब आपको सेल की डिवीजन के लिए चीज़ें चाहिए। वो तमाम चीज़ें भी सिंथेसाइज की जाती हैं इसी गैप 2 फेज़ के अंदर। इवन जो डीएनए को आपने कॉपी किया है उस डीएनए के अंदर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसको भी चेक किया जाता है इसी गैप 2 फेज़ के अंदर। और यहाँ पर आकर इंटरफेज़ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास G2 फेज़ है, गैप 2 फेज़। तो S फेज़ के बाद G2 आता है। इसके अंदर तब प्रिपरेशन चल रही होती है माइटोसिस के लिए, क्योंकि अब सेल जो है इसके बाद एंटर हो जाएगा डिवीजन वाले फेज़ में। तो वो तमाम चीज़ें जो कि सेल को इट्स लाइक द फाइनल स्टेप, तो वो तमाम चीज़ें जो कि सेल को डिवीजन के लिए चाहिए, जो कि सेल को 1 से 2 करने के लिए चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर फाइनल की जाती हैं, चेक किया जाता है, उन्हें चेकलिस्ट चेक की जाती है कि भाई क्या हम रेडी हैं या नहीं। और अगर सेल रेडी होता है तो फिर वो एंटर कर जाता है M फेज़ के अंदर, जो कि बहुत छोटा सा फेज़ होता है, बहुत थोड़ा सा वक्त के लिए होता है। और उसके बाद सेल जो है वो 1 से 2 हो जाता है। सो दिस इज़ इंटरफेस। इंटरफेस को हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ कहते हैं, बट ये रेस्टिंग फेज़ नहीं है। रेस्टिंग फेज़ इसलिए नहीं है क्योंकि सेल रेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि सेल मुसलसल काम कर रहा है, बट ये है कि सेल एक अपना नंबर इंक्रीज़ नहीं कर रहा। सो दिस इज़ कॉल्ड अ नॉन डिवाइडिंग फेज़, बट दिस इज़ नॉट अ रेस्टिंग फेज़।